हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी चल रही होगी। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम यूं ही हाजिर रहेंगे आपके बीच में ऐसे ही। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो भी बहुत पीछे चल रहा है। तो आप सभी के कमेंट्स को देखते हुए आज हम बायोलॉजी में संपूर्ण किताब से कम 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले हैं। और यहां से केवल बहुविकल्पी ही नहीं भैया, आपके वन लाइनर वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। यानी कम से कम बात कर ले तो आपके 15 नंबर तक के क्वेश्चन, ठीक है, जो है वही बता रहे हैं कि 15 से 20 नंबर तक के क्वेश्चन जो है ना भैया, यहीं से आपके बनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर क्लास कल नहीं आई, तो भाई तबीयत खराब थी। और जब ये आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है एग्जाम टाइम में देख रहे होंगे, तब भी भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि हाँ काफी दिन हो गए हैं, बाकी आज की ये वीडियो है, आज देख रहे हैं तब तो बात ही अलग है। तो चलिए, और आपको भी कमेंट करना है कि भैया आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। थोड़ा सर्दी जुकाम से परेशान हो गए, क्योंकि एक बीमारी जाती नहीं और दूसरी दस्तक दे देती है। हमारी जिंदगी में भी यही चल रहा है। चलिए भैया, क्वेश्चन 1 है कि निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक जैव विविधता रखता है। प्यारे बच्चों, हमने सारे क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है कि चैप्टर 1 से शुरू किया है, ठीक, मतलब है तो चैप्टर 1 से ही, लेकिन पूरे किताब के सारे क्वेश्चन को मिला दिया है। इससे यह पता चल जाएगा कि आपकी मेंटल एबिलिटी क्या है, आईक्यू लेवल क्या है। ठीक, तो भैया कह रहा है कि कौन सा देश है सर्वाधिक जैव विविधता रखता है, यानी किस देश में जैव विविधता सबसे अधिक है जीवों के संरक्षण को लेकर के। ठीक है भैया, पहला है ब्राजील, दूसरा है दक्षिणी अफ्रीका, या फिर रूस, या फिर भारत। तो भैया बात कर ले जैव विविधता यानी जीवों में सबसे ज्यादा विविधता किस देश में पाई जाती है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ब्राजील। तो ब्राजील की जैव विविधता सबसे अधिक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहां है। मतलब आपको यह बताना है कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां स्थित है। और कभी कभार इसको ऐसे भी पूछा जाता है कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो प्यारे बच्चों, यहां से कम 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो भैया सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है कहां है, विकल्प है उत्तराखंड, दूसरा है भैया गुजरात, तीसरा है प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश, और चौथा है राजस्थान। तो भैया बात कर लें तो बब्बर शेर कहां के फेमस हैं, गुजरात। गुजरात के बब्बर शेर फेमस है, याद रखना। ठीक है, बाकी हमने बताया भैया कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये क्या है, एशियाई देशों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना। देशों कह रहे हैं, एशियाई शेर जो होते हैं इसके लिए भैया क्या है, प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना। ठीक है, चलिए आई बात समझ में, है ना मजेदार क्वेश्चन। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो भैया ये तो बहुविकल्पी में रहा, कई बार तो वन लाइनर में यानी 1 नंबर वाले में पूछ लिया है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। तो भैया चाहे विकल्प के रूप में आए चाहे आपका ऐसे आए, तो जानना जरूरी है बबुआ। तो विकल्प है उत्तर प्रदेश में, असम में, झारखंड में, या फिर राजस्थान में। तो भैया जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो अपने यूपी में स्थित है। कहां स्थित है भैया, यूपी में। ठीक है ना, चलिए आई बात समझ में, आगे चलते हैं। खांसी ने परेशान कर दिया है। अगला क्वेश्चन बबुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है। यानी जब किसी भी जीव को उसके निवास स्थान पे ही उनको संरक्षित रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक, तब इस संरक्षण को क्या कहते हैं। तो भाई विकल्प है उत्स्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण,
दोनों का व खा या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, जब किसी भी जीव को उसके प्राकृतिक वास पर ही उनको संरक्षित रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, तो उसे स्वास्थाने, स्व का मतलब ही होता है अपने आप में, तो उसे स्वास्थाने संरक्षण। अब भैया ये जो दूसरा है ये क्या है? अब एक तो स्वास्थाने होता है और दूसरा भैया जब उनके वास स्थान से हटाकर, वास स्थान से हटाकर उनको संरक्षित रखा जाए, तब उसे भैया उत स्थाने या बहि स्थाने संरक्षण कहा जाता है। बहि स्थाने संरक्षण कहा जाता है, याद रखना। ठीक, तो ये पूछा जाता है जीवों के संरक्षण की विधियों में। ठीक, जब किसी जीव को उनके प्राकृतिक स्थान पे ही उनको सुरक्षित रखा जाए तो स्वास्थानीय संरक्षण, लेकिन जब उनके वास स्थान से हटाकर कहीं अन्य स्थान पे रखा जाए तो भैया बहिस्थानीय या उतस्थानीय संरक्षण। ठीक है, तो यहां पूछा था प्राकृतिक स्थान पर ही, तो स्वास्थानीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बबुआ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना भैया, दिलो दिमाग में छाप लेना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विकल्प है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, अगला है भैया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो भैया ध्यान से समझिएगा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भैया इसका जो पूरा नाम है ना प्यारे बच्चों, इसे भैया पूरा नाम इसका जिम कार्बेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिम कार्बेट, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और इसी को ध्यान देना, इसी को भैया पहले ना, इसी को प्यारे बच्चों पहले सर्वप्रथम इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। क्या चीज? हेली नेशनल पार्क। और भैया अगर पूछ ले स्थित कहां है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहां पे प्यारे बच्चों? उत्तराखंड के नैनीताल में भैया। ठीक है, उत्तराखंड में कहां पर? नैनीताल में, तालों का ताल नैनीताल। ठीक है, याद रखना, तो नैनीताल में ये स्थित है। इतनी सी बात अपने दिमाग में छाप लेना। ठीक है भैया, तो इससे संबंधित कुछ चीजें आपको समझ में आ गई ना, कि जो भाई कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसी को जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। और हमने बताया ना कि ये क्या है? भारत का पहला, एक मिनट भाई, ये क्या है? भारत का, ये भी तो ध्यान दो। ठीक, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो भैया कई बातें पता चली। जिम कार्बेट भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? भैया ये पहला नाम है, पुराना नाम। ठीक है, पुराना नाम है, याद रखना, हेली नेशनल पार्क के नाम से रखा गया था। ठीक है, कहां स्थित है? उत्तराखंड, नैनीताल में। ठीक, चलिए तो स्क्रीनशॉट कर लो, काम की चीज है। हुआ ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? यह भी बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है कि भैया जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर, भारत के किस स्टेट में है, ये आपको बताना है। आपके सामने विकल्प है असम, या फिर भैया गुजरात, या महाराष्ट्र, या पंजाब। तो प्यारे बच्चों याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है भैया। तो काजीरंगा जो है वो असम में स्थित है। कहां पे है भैया? असम में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ, अगला क्वेश्चन है कि द्वितीयक उपभोक्ता या द्वितीयक उत्पादक है, तो द्वितीयक उत्पादक इनमें से कौन सा है?
आपको ये बताना है कि इनमें से द्वितीयक उत्पादक क्या है। ठीक, पहला है शाकाहारी, दूसरा है भैया विकल्प उत्पादक, तीसरा है मांसाहारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए द्वितीयक, प्राथमिक उपभोक्ता में हरे पेड़ पौधे आते हैं, सॉरी उत्पादक में हरे पेड़ पौधे, और उसके बाद यहां पे द्वितीयक पूछा है। द्वितीयक में क्या होते हैं, जो शाक सब्जी का आहार कहते हैं, यानी शाक भक्षी होते हैं, तो भैया क्या हो जाएंगे, शाकाहारी। इसके अंतर्गत कौन हो जाएंगे, शाकाहारी हो जाएंगे। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कि खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई क्या है। खाद्य श्रृंखला का मतलब समझ रहे हैं ना। ठीक, खाद्य श्रृंखला में जिसमें भाई एक श्रृंखला बनती चली जाती है भोजन के बीच में, जिससे हमने बताया ना कि भाई घास फूस को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक खा रहा है, मेढक को सर्प खा रहा है, सर्प को बाज खा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक फूड चेन बन रहा है, उसी को फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई क्या है, यानी शुरुआत कहां से होती है। विकल्प है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य श्रृंखला की जो आधारभूत इकाई है भैया वो उत्पादक। उत्पादक मतलब हरे पेड़ पौधे, चैन वहीं से शुरू होगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है भैया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक अपरदहारी है। अपरद, अपरद का मतलब होता है मिट्टी, हारी का मतलब खाना। तो भैया इसमें मिट्टी खाने वाला कौन है। विकल्प है केचुआ, पक्षी, मेढक, हाथी। अब तो समझ गए होंगे अपरदहारी कौन रहा, तो हो जाएगा केचुआ, जो किसान का दोस्त होता है, किसान का मित्र होता है। ठीक है, लेकिन आज तो भैया अंग्रेजी दवाओं, ठीक, बहुत सारे केमिकल जो हैं इन्होंने पूरी तरह से इनको मार कर रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय विज्ञान वैज्ञानिक हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको तो भैया वन लाइनर में कई बार पूछा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित वैज्ञानिक का नाम लिखिए। आपके सामने विकल्प है बीरबल साहनी, आर मिश्रा, राम उदार, या फिर केसी मेहता। तो एक चीज ध्यान देना भैया, बाबा रामदेव का नाम याद रखो, बाबा टिल्लू नहीं, रामदेव, है ना, कॉमेडी भी बना दिए हैं बहुत सारे लोग ने। बाबा रामदेव का नाम याद रखना यहां से। ठीक है, रामदेव से रामदेव मिश्रा का पूरा नाम भैया रामदेव मिश्रा। ठीक, रामदेव मिश्रा, इसीलिए कहा ना कि भाई बाबा रामदेव के नाम से याद रख लेना, दिमाग में चीजें रहेंगी, भूलोगे नहीं। तो आर मिश्रा मतलब रामदेव मिश्रा, ये सही विकल्प हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि निम्न में से समष्टि का गुण है। समष्टि बोले पॉपुलेशन, यानी किसी भी स्थान की जो पॉपुलेशन होती है ना, वो भाई उसका एक विशिष्ट गुण क्या है, यानी उसको प्रभावित कौन कर सकता है। पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर, तीसरा है घनत्व, चौथा है ये सभी। तो भैया पॉपुलेशन जन्म दर के बढ़ने घटने से प्रभावित होगी, और मृत्यु दर भी बढ़ेगी घटेगी तब भी प्रभावित होगी, यहां तक कि डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा या घटेगा तब भी प्रभावित होगी। तो बोले तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ये सभी सही हो जाएंगे। चलिए भैया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीनी इंजीनियरिंग या जीनी अभियांत्रिकी कुछ कह ले, ठीक है, का उपयोग होता है, इसका उपयोग कहां होता है। पहला है आनुवांशिक रूपांतरण ने फसलों को सूखा व ठंड के प्रति अधिक सहिष्णु बनाया है, या आनुवांशिक रूपांतरण ने रासायनिक पीड़कनाशकों पर निर्भरता को कम किया है, या आनुवांशिक रूपांतरण ने खाद्य पदार्थों के पौष्टिक स्तर में वृद्धि की है, या फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अरे ये क्या आ गया भाई, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, जीनी इंजीनियरिंग का उपयोग इनमें, तो भैया विकल्प ही गलत है प्यारे बच्चों, विकल्प ही गलत है भैया, याद रखना। ठीक है, यहां पे मिसप्रिंट हो गया है भाई, तो सभी होगा बबुआ, ऐसा थोड़ी ना है, सभी होगा, ये वाला सही। ठीक है, वो गलत प्रिंट हो गया है, क्योंकि जीनी इंजीनियरिंग का उपयोग हर जगह किया जा सकता है भाई। जीनी इंजीनियरिंग का उपयोग इसीलिए किया गया कि जो फसलें सूख जाती थी, ज्यादा पानी लेती थी,
तो उनको भाई सूखा, बाढ़, इन सब चीजों से बचाने के लिए बनाया गया। दूसरा यह था कि बहुत ज्यादा अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग न किया जाए, यानी रासायनिक उर्वरक का, इसलिए बनाया गया। या फिर इस तरीके से भाई इस पर्पज के हिसाब से बनाया गया कि उनमें ज्यादा से ज्यादा उपज हो सके और पोषणिक स्तर की वृद्धि हो सके। तो भैया तीनों सही है, इस हिसाब से आपका सही यहां होना चाहिए था कि सभी विकल्प सही होंगे, ना कि इनमें से कोई नहीं वाला नहीं ये। ठीक है, याद रख लो। चलिए भैया आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, गले में तो इतना जकड़न हो गई है, गर्म पानी पी पी के तो पढ़ा रहे हैं। देखिए कह रहा कि आनुवांशिक रूपांतरित पौधा है, यानी 1 मिनट, 12 नंबर हो गया ना, हाँ 12 हो गया। आनुवांशिक रूपांतरित पौधा, ठीक है, यानी आनुवांशिक रूपांतरित पौधा इनमें से कौन सा है? बीटी मक्का, या फिर कह रहा बीटी काटन मतलब बीटी कपास, या फिर बीटी राइस बीटी चावल, या फिर ये सभी। तो भैया आनुवांशिक रूपांतरित मतलब पौधे में पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, मतलब सभी होंगे। ठीक, सभी के सभी ये आनुवांशिक रूपांतरित पौधे हैं, यानी इनमें बैसिलस, ये जो बीटी है ना, बैसिलस थुरिनजिएंसिस नामक जीवाणु के द्वारा परिवर्तन करके इनमें एक नई नस्ल वाली फसल तैयार की गई है। और ये आपको मॉडल पेपर में हमने बताया था कि बीटी यानी बैसिलस थुरिनजिएंसिस, ये एक ऐसा जीवाणु है जिसके द्वारा एक कीट रोधी पौधा तैयार किया जाता है, यानी जब कोई कीड़ा उसको खाएगा फसल को तो वो खुद मर जाएगा। तो इसके द्वारा मक्का भी तैयार किया गया है, काटन यानी बीटी कपास भी, और बीटी बैंगन, यहां तक कि बीटी बैंगन भी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा बबुआ। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम डीएनए को विशेष स्थानों से काटने के लिए जाना जाता है? तो भैया जितना कुछ कहें इस क्वेश्चन के बारे में उतना कम है, क्योंकि इससे भाई क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। आपका जो चैप्टर है आनुवांशिकता वाला, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखना, बहुत बहुत ज्यादा। इसको लॉन्ग में, शॉर्ट में, बहुविकल्पी में पूछता है। तो कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को विशेष स्थान से काट देता है? विकल्प है एक्सोन्यूक्लियस, या फिर एंडोन्यूक्लियस, या फिर पॉलीमरेज, या फिर सभी। तो भैया डीएनए को काटने के लिए एंडोन्यूक्लियस। भाई पूरा नाम अगर लिखना चाहेंगे तो इसका नाम है, इसको वैसे बोलते हैं प्रतिबंधन, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। यही एंजाइम क्या करता है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज जो एंजाइम होता है प्यारे बच्चों, यही एंजाइम डीएनए को काटने का काम करता है। ठीक है, इसका काम क्या है? डीएनए को काटना। और एक चीज और भी याद रख लो, यहां काटने का पूछा है। अगर यहां पे भैया अगर पूछ लेता बच्चों डीएनए खंड को जोड़ना, तब क्या हो जाता? तो याद रखना बबुआ, तो जोड़ने का जो काम करता है वो लाइगेज एंजाइम होता है। कौन सा? लाइगेज। तो मान लेते हैं इसमें आ गया भाई, किसी में हो सकता है कि लाइगेज एंजाइम के बारे में यानी जोड़ने के बारे में पूछ लिया जाए। स्क्रीनशॉट कर लो बाबू, थोड़ा पानी पी ले तब तक। हो गया भैया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रोप कौन सी गैस के बनने के कारण होता है? मतलब भैया जो आटा जैसे गूंथते हैं, अब जाहिर सी बात है, जब देखा होगा कि रोटी जब बनती है तो भैया वो फूल जाती है। तो फूलने का कारण क्या है? कौन सी गैस होती है? विकल्प है O2, CO2, SO2, NO2। तो भैया फुलाने वाली गैस हम हमेशा से वैसे भी बताते चले आए हैं, CO2 गैस को फुलाने वाली गैस कहा जाता है। ठीक है,
क्योंकि पेट में भी जब गैस बनती है, पेट फूलता है, तब भी CO2 ही उसका कारण होता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। और जब वही CO2 हमारे बॉडी में क्या है, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो जाती है, तो एसिडिटी यानी गैस की प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि ये गैस ऐसी है कि नहीं रह सकती एक जगह। भाई जिस तरह रोटी को फुला देती है, ऐसे आदमी को फुला देती है। तो भैया जो ये उभरा हुआ भाग होता है, यानी ये क्या है, CO2 के कारण ही रोटी फूल जाती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसको भी भैया वैसे पूछा गया है वन लाइनर वाले में, बाकी बहुविकल्पी में तो आता ही है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? विकल्प है बीजमान ने, स्मिथ ने, या फिर फ्लेमिंग ने, आर्बर ने। तो भैया सही क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग। भाई अगर पूरा नाम पूछ ले तो इनका पूरा नाम है अलेक, या कहीं कहीं एलेक लिखा होता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो याद रखना, सर्वप्रथम इन्होंने ही क्या किया था? ये एक किस प्रतिजैविक का खोज किया था? पेनिसिलिन। ये एक क्या है? एंटीबायोटिक है। ठीक है, सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने ही क्या किया था भैया? पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक औषधि की खोज किया था। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि गोबर से गोबर गैस उत्पादन के बाद, ठीक, यानी जो मार्स मतलब जो बायोगैस है, गोबर गैस जिसको जैव गैस कहते हैं, तो जब गोबर से गोबर गैस का उत्पादन हो जाता है, तो उसके बाद जो भी वेस्ट बचता है, कचरा बचता है, अपशिष्ट बचता है, उसका क्या किया जाता है? पहला है जला दिया जाता है, दूसरा है कह रहा है कि लैंडफिल में भर दिया जाता है, तीसरा है खाद की तरह प्रयोग होता है, चौथा है निर्माण सामग्री के रूप में प्रयोग होता है। तो भैया साफ साफ यहां पे है, तो गोबर गैस के बाद जो भी गोबर यहां पे बचेगा बनाने के बाद, उसको भाई क्या करते हैं हम? खाद के रूप में, क्योंकि गड्ढे से निकालकर खाद के रूप में, एक जैविक यानी कंपोस्ट खाद के रूप में हम फसलों में डाल सकते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू, जिसको हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, डेंगू बुखार का वाहक कौन है? यानी डेंगू बुखार किसके द्वारा फैलता है? विकल्प है आपके क्यूलेक्स भैया, दूसरा है एडीज, तीसरा है एनाफिलीज, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज ध्यान देना भैया, जो डेंगू होता है वो एडीज के द्वारा होता है। अब यहाँ पे कुछ आपके सामने और भी विकल्प दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए भैया, जो मादा क्यूलेक्स मच्छर, भाई एडीज का मतलब इसका पूरा नाम क्या है? एडीज एजिप्टी। देखिए मादा क्यूलेक्स मच्छर, इसमें होता क्या है भैया? तो इसमें एक जो बीमारी होती है उसका नाम है हाथी पांव, हाथी पांव या फाइलेरिया या फाइलेरियसिस कहा जाता है। और यहां पे भैया ध्यान देना, एनाफ्लीज जो होता है, मादा एनाफ्लीज, इस मच्छर के काटने से भैया मलेरिया होता है। ठीक है, क्या होता है? मलेरिया होता है। जबकि ये एडीज भाई यहां पूछा था डेंगू बुखार, तो डेंगू बुखार या हड्डी तोड़ बुखार जो होता है वो एडीज। ठीक है, तो यहां भाई इस हिसाब से जो होगा, इसको भी लिख दे रहे हैं, तो यहां पे भैया क्या है? डेंगू बुखार है, डेंगू बुखार। तो हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना है, बाकी हमने सबके बता दिए, क्योंकि भाई हो सकता है कि किसी सेट में ये ना पूछकर और भी पूछा जा सकता है, तो जानना जरूरी है हमारे लिए। स्क्रीनशॉट कर लो बबुआ। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला देखते हैं, टाइफाइड के रोगजनक का नाम क्या है? यानी जो टाइफाइड है इसमें रोगजनक है कौन? विकल्प है स्कैरिस, साल्मोनेला, प्लाज्मोडियम, अमीबा।
तो भैया इसका सही विकल्प हो जाएगा टाइफाइड का साल्मोनेला। इसका भैया अगर पूरा नाम भी बात करें तो इसका पूरा नाम क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी। क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी ये होता है, इसके द्वारा टाइफाइड रोग होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि स्तनियों का चरम विकास किस युग में हुआ? यानी जितने स्तनधारी हैं उनका जो विकास है वो किस युग में हुआ, ये आपको बताना है। आपके सामने विकल्प है भैया इयोसिन युग, या फिर होलोसिन युग, या फिर भैया पैलियोसिन युग, या फिर मायोसिन युग। तो भैया ध्यान देना, जो स्तनधारी है यानी मनुष्यों का विकास मायोसिन युग में हुआ। वन शॉट जब लाएंगे अच्छे से समझाएंगे, परेशान ना रहना। ये मत सोचना कि अगर यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हम प्रीवियस ईयर का क्या वन शॉट देख सकते हैं जबकि जब तक तबीयत खराब है? बिल्कुल देख सकते हो, 100 में 100% देख सकते हो। भैया हम बार बार आपको यही तो बोलते हैं बच्चों कि पिछली जो क्लासेस, भाई पढ़ने वालों के लिए बहुत सारे रास्ते हैं और ना पढ़ने वालों के लिए बहाने ही बहाने हैं। तो भाई चैप्टर कुछ नया है नहीं, पूरा सिलेबस सेम है। और प्रीवियस ईयर में बच्चों के इतने अच्छे नंबर आए थे बायोलॉजी में, हमारे पास, हमने आपको वीडियो के जरिए भी बताया था, रिजल्ट भी दिखाया था, बहुत सारे बच्चों ने वीडियो भी बनाकर भी भेजा था। ऐसा नहीं कि बस हम बस नाम बनाने के लिए, नहीं। किसी का भैया बायोलॉजी में 90 प्लस, भाई 95, किसी का 96, 97, 98 नंबर तक आए थे, किसी का 90 आया था। तो ऐसे में ठीक है, तो कारण क्या है कि उन्होंने कहा कि सर पूरा का पूरा सिलेबस ही मिल गया था जो आपने बताया। इसीलिए बोलते हैं कि जब तक अभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, पिछली क्लासेस जो है उसका वन शॉट प्लेलिस्ट बनाया है 2025 करके बनाया है कि 12th बायोलॉजी 2025। तो भाई प्लेलिस्ट में देख करके वन शॉट अभी देखते रहो। बाकी नए सिरे से 2 चैप्टर का लाए हैं, जल्द ही तीसरा आ जाएगा, फिर खत्म कर देंगे। तबीयत ठीक हुई तो 2 महीने में ही निपटा देंगे, परेशान नहीं रहना, बाकी देखते रहो। ठीक, तो ये मायोसिन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक वर्ण के संबंध में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार योग्यतम सदस्य वे होते हैं। यानी कह रहा है कि प्राकृतिक वर्ण जो कि डार्विनवाद किससे संबंधित है, इसमें कह रहा है हमारी आधुनिक समझ के अनुसार सबसे योग्यतम सदस्य कौन से हैं, कौन है? पहला कह रहा है कि जिनमें वातावरण के अनुसार अनुकूलन की क्षमता होती है। दूसरा कह रहा है कि जो बहुत से संतानें उत्पन्न करते हैं परंतु कुछ ही संतानें लैंगिक परिपक्वता तक जीवित रहती हैं। तीसरा कह रहा है जिनमें विशिष्ट वातावरणीय दशाओं का सामना करने की अधिकतम क्षमता नहीं होती है। अगला, जिनके वंशजों की संख्या अधिकतम होती है। तो भैया डार्विनवाद जो होता है, उन्होंने साफ साफ कहा कि इस भाई जीवन मतलब इस नेचर में, इस प्रकृति में सबसे जो योग्यतम सदस्य होते हैं वो वही होते हैं जिनमें अनुकूलन की क्षमता होती है, अर्थात वही जीवित रहते हैं, जो पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल सके। इस हिसाब से भैया बड़ा सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। पहला जो विकल्प है एकदम 100% सही है। बाकी ये जो नीचे कहा भैया, ये लैमार्कवाद ने ये कहा था, संतानें उत्पन्न करना वगैरह। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए देख लीजिए भैया, आगे चलते हैं बबुआ। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तनवाद दिया था मतलब उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? विकल्प है लैमार्क ने, डार्विन ने, ह्यूगो डिवरीज ने, या फिर कह रहा है कि वैलेस ने। तो भैया ह्यूगो डिवरीज नामक वैज्ञानिक ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, याद रखना, यह भी काफी बार पूछा गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि किसने पुष्टि की है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? तो भैया डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, ये किसने बताया है? क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा। इसमें भैया ध्यान देना, वन लाइनर में भी पूछा जाता है, यानी 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी। विकल्प है मैथ्यू
मेसेल्सन व फ्रैंकलिन स्टॉल, या फिर अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेज, या फिर बीडल एवं टेटम, या फिर वाटसन एवं क्रिक। तो भैया वाटसन और क्रिक तो इन्होंने द्विकुंडली संरचना के बारे में बताया था, तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा हर्शे व चेज। हर्शे व चेज नामक वैज्ञानिक ने भैया ये पुष्टि किया था, इन्होंने भाई क्वेश्चन आता है सिद्ध कीजिए कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, तो हर्शे व चेज नामक वैज्ञानिक ने ही बताया था कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, और इन्होंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नाइट्रोजन क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। ध्यान समझिएगा, कह रहा कौन सा नाइट्रोजन क्षार है जो डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो भैया विकल्प है थायमीन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन। तो भैया कौन सा कह रहा है कि डीएनए में नहीं होता है, तो डीएनए में यूरेसिल ही नहीं होता है, बाकी सभी होते हैं। अब इसको थोड़ा एक बार समझ लो, ठीक है भाई, इतना तो मालूम है कि सबको याद है, बट प्यारे बच्चों डीएनए आरएनए का मैटर एक बार समझ लीजिए। अगर जैसे डीएनए में बात कर लें हम, तो भैया डीएनए में पहला क्या होता है, एडेनिन होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होता है भैया, ग्वानिन होता है। उसके बाद तीसरा भैया साइटोसिन होता है, और चौथा क्या होता है प्यारे बच्चों, थायमीन होता है। किसमें हम बात कर रहे हैं, डीएनए में। और सेम इसमें भी वही होता है, बट मैटर ये हो जाता है इसमें भैया एडेनिन होता है, ठीक, और इसमें भी ग्वानिन होता है, और इसमें भी साइटोसिन होता है। 2025 के ही पेपर में देखो पूछा था एक में कि डीएनए में 2 नाइट्रोजन क्षार के नाम लिखो, तो साइटोसिन भी होता है, बट अंतर यही हो जाता है थायमीन की जगह इसमें आरएनए में यूरेसिल क्षार हो जाता है। तो मतलब अगर देखें तो भैया मैटर सेम है, ठीक है, मैटर लगभग लगभग सेम है, बस अंतर हो जाता है तो किसका, जहां पे भैया डीएनए में थायमीन क्षार वहीं आरएनए में यूरेसिल क्षार। स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ एक बार। समझ में आ गया ना भैया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन है कि विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है क्या है, यानी विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। विकल्प है डीएनए अथवा आरएनए, या फिर केवल आरएनए, या फिर केवल डीएनए, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए भैया इस दुनिया में याद रखना बच्चों, अधिकांश जीवों में प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता क्या है, डीएनए होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे विषाणु हैं जिनमें आनुवांशिक पदार्थ क्या है, आरएनए। ऐसा नहीं कि उसमें डीएनए नहीं, तो यहां डीएनए अथवा आरएनए हम कह सकते हैं, ना कि केवल आरएनए। केवल आरएनए करेंगे तो गलत हो जाएगा, इतना याद रखना। यानी विषाणुओं में प्रमुख आनुवांशिक, प्रमुख हम कह सकते हैं आरएनए है, लेकिन केवल आरएनए नहीं कह सकते हैं, ठीक है, तो इस बात को याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। जो आनुवांशिक है भाई, उसी आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, यानी आनुवांशिकी शब्द का इस्तेमाल किसने किया और उसकी आनुवांशिकता की खोज किसने किया। विकल्प है ह्यूगो डी ब्रीस, कार्ल कारेंस, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल, या फिर एरिक वान शेरमार्क। तो भैया ये तो हर एक बच्चे की जुबान पर होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता की खोज किया था, इसीलिए इन्हें क्या है, आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। और कभी कभार ये इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि भाई इन्होंने किस पौधे का चयन किया था आनुवंशिकता के लिए, मटर के पौधे का। लक्षण कभी कभार पूछ लेता है, कितने लक्षणों का चयन किया था, 7 विपरीत लक्षणों का। तो ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, और यहां से एक भैया यहां से तो एक क्वेश्चन 100% डेफिनेटली श्योर है, पूछा ही जाता है। लो जी आ गया, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीतार्थ
लक्षणों को सम्मिलित किया, यानी कितने विपरीत लक्षणों को इन्होंने चुना था। विकल्प है 7, 8, 9, 10। तो भैया 7 विपरीत लक्षणों का अगर पूछ लिया जाए यहीं पर कि भाई अपने प्रयोग के लिए ध्यान देना, यानी किस पौधे का चयन किया था, यहां पे कई बार देखने को मिला है। तो भैया ये भी तो मालूम है होना चाहिए, मटर के पौधे का चयन किया था, सबको मालूम है, ठीक है। तो मटर के पौधे का चयन किया था अपने प्रयोग के लिए, ठीक। और बहुत ज्यादा मतलब लंबे टाइम तक इन्होंने रिसर्च किया था, तब जाकर के सफलता मिली थी। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रभाविता के नियम के लिए सत्य है, यानी इनमें से कौन सा प्रभाविता के नियम को सही बताता है। कारक जोड़े में होते हैं, बिल्कुल सही है। लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त इकाइयों द्वारा होता है, सही है। यदि कारक जोड़ों के दो सदस्य असमान हो तो उनमें एक कारक दूसरे पर प्रभावी होता है, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी, तो भैया इसमें सभी होंगे। प्रभाविता के नियम के बारे में सभी बातें सत्य हैं, तो मतलब ये वाला सही हो जाएगा। चलिए भैया आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, ट्यूबेक्टोमी गर्भ निरोधक की एक विधि है जो संबंधित है, यानी ट्यूबेक्टोमी है ये गर्भ निरोधक की एक विधि है जो किससे संबंधित है, केवल पुरुषों से, केवल स्त्रियों से, केवल गर्भवती स्त्रियों से, नर एवं मादा दोनों से। तो भैया जो ट्यूबेक्टोमी होता है केवल स्त्रियों से, ठीक है। अगर इसी में भैया वैसेक्टोमी पूछता, क्या वैसेक्टोमी, तो भैया वैसेक्टोमी जो होता है ना भैया, वैसेक्टोमी किससे संबंधित होता है, पुरुष से, क्योंकि वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी है क्या, वैसेक्टोमी का मतलब पुरुष नसबंदी, जिसमें जो वृषण होता है, ठीक, यानी जो शुक्र वाहिनियां हैं उनको काट करके बांध दिया जाता है ताकि स्पर्म निकले, मतलब क्या कहते हैं सीमन निकले बट स्पर्म ना निकल पाए। और जबकि ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, महिला नसबंदी, इसमें क्या है जो अंड वाहिनी होती है, डिंब वाहिनी, उनको काटकर बांधा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, तो दोनों चीजें याद रखना भैया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एमटीपी का पूरा नाम क्या है। एमटीपी का पूरा नाम क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मल्टी ट्रेड प्रैक्टिस, मल्टी टेम्परेरी, या फिर फ्रीक्वेंसी, या उन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया जो एमटीपी होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जरूरी नहीं कि वहां हिंदी में देगा, आपका अंग्रेजी में दे सकता है, इस तरह से देगा, ठीक है, याद रखना। अब ऐसा नहीं है कि हिंदी में देगा तो हम बता, यहां पर दिया है जैसे है, तो बाकी आपका ऐसे रह सकता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक। इसका मतलब सागर्भता चिकित्सीय समापन होता है, तो जो कि लॉन्ग में भी पूछा जाता है, टिप्पणी बहुत ज्यादा। अब यहां बहुविकल्पी के रूप में है तो भैया हम उसी नजरिए से देखेंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, दिए गए यौन संचारित रोगों में से, ठीक है, बस कुछ ही क्वेश्चन और है, परेशान नहीं रहना। दिए गए यौन संचारित रोगों में से उस रोग की पहचान कीजिए जो विशेष रूप में लैंगिक अंग को प्रभावित नहीं करता है। तो विकल्प है सिफिलिस, एड्स, सुजाग जिसको गोनोरिया कहा जाता है, या लैंगिक मत्स्य। तो भैया लैंगिक अंग को प्रभावित नहीं करता, जबकि सबसे ज्यादा क्या है, हम बात कर ले इम्यूनिटी सिस्टम को एकदम वीक कर देगा। तो ये करता किसे है सबसे ज्यादा, भाई मतलब इसमें होता कौन है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, फुल फॉर्म इसका भी पूछता है। तो एड्स ये लैंगिक अंग को प्रभावित नहीं करता है, जबकि ये प्रतिरोधक क्षमता को ही खत्म कर देता है और व्यक्ति एकदम सूखता चला जाता है, ठीक, याद रखना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव होता है, ध्यान से समझिए, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, सार्टोली कोशिकाओं द्वारा, या फिर स्पर्मेटिड्स द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव ये वृषण की लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, क्योंकि टेस्टिस में ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव होता है, तो इसमें वृषण में लीडिंग कोशिकाओं द्वारा ही ये स्रावित होती हैं, ठीक है ना।
चलिए, मजा आ रही तो भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। बस कुछ ही क्वेश्चन और बचे हुए हैं, देखते हैं फिर आपके कितने सही होंगे, कमेंट करिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों में अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है, तो स्त्रियों में अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है एलएच द्वारा, मतलब एल टी एच द्वारा, या एफ एस एच तथा एल एच द्वारा, या एल टी एच द्वारा तथा टी एस एच द्वारा, या ए डी एच तथा एल एच द्वारा। तो देखिए, अंडोत्सर्ग मतलब जो अंडाशय से अंडाणु के रिलीज होने की प्रक्रिया है, अंडोत्सर्ग कहलाती है। तो अंडोत्सर्ग जब होता है तो याद करो 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये हम मॉडल पेपर भी एक सॉल्व करवा रहे थे, वहां भी बताए थे। तो इसको भाई प्रेरित करने के लिए जो हार्मोन्स होता है, एक एलएच होता है यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और एक एफएसएच होता है यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो भैया ये होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स तथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो बच्चों ऑप्शन जो आपका सेकंड है बोले तो खा वाला सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए आगे चलते हैं बबुआ। अगला क्वेश्चन, जल परागित पौधे का नाम क्या है, आपको बताना है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। जल परागित पौधे का नाम क्या है? विकल्प हाइड्रिला, या फिर मटर, या फिर नींबू, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया जल के द्वारा जिसमें परागण हो वो क्या है? हाइड्रिला है, जिसको हाइड्रा कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रिला या फिर हाइड्रा कह ले, ठीक है। बेलिसनेरिया वगैरह पढ़े हैं ना, चलिए पहले ही चैप्टर में बताया है अच्छे से। आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि द्विनिषेचन की क्रिया होती है शैवाल में, कवक में, आवृत बीजी पादपों में, अनावृत। भैया इसको तो वन शॉट में ही समझाए हैं। अगर वन शॉट आपने देखा है चैप्टर 1 का, तो आवृत बीजों में ही यानी आवृत बीजी पौधों में ही द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन की प्रक्रिया होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कूट फल है? देखिए कूट फल कहते हैं इसको, मिथ्या फल कहते हैं, झूठा फल कहते हैं, आभासी फल कहते हैं, कई नाम है इसके। ये विकल्प मतलब ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। पहला है सेब, दूसरा अंगूर, तीसरा आम, चौथा मटर। तो भैया सेब एक आभासी फल है जो कि झूठा फल या मिथ्या फल या कूट फल कहलाता है, क्योंकि इसमें भैया मतलब प्रमुख रूप से पुष्पासन जो भाग होता है वही फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, साथ में इसमें जो दलपुंज वगैरह बाह्य दल है वो भी फल में ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी होता है या सेब होता है, सही हो जाएगा किसमें? कूट फल में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी टेपिटम परत का कार्य क्या है? टेपिटम जो है, अब टेपिटम देखिए ये भी पूछ सकता है टेपिटम है क्या, ठीक है। अब देखिए इसके पहले भी भाई मॉडल पेपर में भी बता चुके हैं, टेपिटम जो कि लघु बीजाणुधानी बोले तो पराग कोश की सबसे भीतरी परत है। इसका काम क्या होता है? पराग कणों का पोषण, पराग कणों का निर्माण, अंतःस्तर जिसको एंडोथीलियम कहा जाता है का निर्माण, या पराग कणों को नष्ट करना। तो भैया टेपिटम का प्रमुख कार्य है पराग कणों को पोषण प्रदान करना, ठीक है। और ये टेपिटम हमने बताया ना, पर जो लघु बीजाणुधानी होती है उसकी सबसे भीतरी परत है। हो गया क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। पराग कण की बाह्य चोल किससे बनी होती है? जो पराग कण होती है भैया उसकी बाह्य चोल किससे? वन शॉट में भैया अगर एक भी टॉपिक छूटा हो तो बताओ, मिल गया ना भाई। जो आपने एक दो चैप्टर पढ़ा है वहां से क्वेश्चन पूरा मिलेगा, बाकी जो बताया ही नहीं है अब की बार तो क्या ही, परेशान ना रहो, हम हैं, टेंशन नहीं लेना। अब देखिए भैया कह रहा है किससे बनी होती है बाह्य चोल? विकल्प है भैया सेलुलोस, पेक्टिन, या स्पोरोपोलेनिन, या फिर जैंथोफिल। तो बाह्य चोल जो बनी होती है वो स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से बनी होती है जो अत्यंत कठोर होती है, ठीक है। इसी के कारण पराग कण क्या है? लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। अगर अंतः चोल पूछता, ये बाह्य चोल पूछा है, अगर इसी में भैया अंतः चोल पूछता प्यारे बच्चों, तो जो अंतः चोल होता है ना
ये अंताचोल भीतरी परत होती है, वो बनी होती है किसकी? पेक्टोसेलुलोज की। हो सकता है किसी में पूछ ले भैया। तो अंताचोल पेक्टोसेलुलोज इसी, और जबकि भाई क्या है, बाह्य परत जो बाह्य चोल होती है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। आगे चलते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। अभी बाकी वैसे तो भैया हम लगभग 50 क्रॉस कर चुके होंगे, इतना बता चुके हैं कि पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री यानी मादा जनन अंग को का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब उसको बताता है। कौन सा अंग? जायांग, पुमंग, परागकोश, टेपिटम। ये तो बड़ा ही एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है, क्योंकि पुमंग ये भी पुरुष वही पुष्प का नर भाग होता है, परागकोश ये भी नर भाग, टेपिटम ये भी नर भाग, जबकि जो जायांग होता है ये मादा भाग होता है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। अगला, निभाग पाया जाता है। तो निभाग कहां पाया जाता है ये बताना है। पराग कण में, बीजांड में, भ्रूण कोश में, सभी में। तो भैया निभाग फिगर में बताया, इस तरह से याद हो भैया, ये किसका फिगर बनाए थे इस तरह से, तो किसका बना था? बीजांड का। तो बीजांड में ही निभाग पाया जाता है। तो भैया पाया जाता है किसमें? बीजांड में। ठीक है, तो ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है भैया। वैसे तो हमने बताया ना, आपके 60 से भी ज्यादा क्वेश्चन बन चुके होंगे, अब यहां से आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बस एक दो वीडियो के माध्यम से और भी अगर बचे खुचे होंगे तो निपटा के छोड़ेंगे। ठीक, तो बस आज इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये क्लास काफी पसंद आई होगी। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना भैया, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बड़ा दुख होता है क्योंकि आप लोग कंजूसी बड़ा करते हो भाई, वीडियो रेगुलर देखते हो लेकिन कमेंट्स नहीं करते हो। काहे का भैया, दुश्मनी है हमसे का? अगर हो तो बता दीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाना।